गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हाई सुसाइड रेट अमंग यूथ। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सुसाइड जो है वो यूथ में जो है वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है इंडिया में, और ये फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमी और फ्यूचर ऑफ द कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सुसाइड का मतलब क्या होता है? एक ट्रेजिक या अनटाइमली लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कॉन्शियसली, डेलिबरेटली ये किया जाता है। इंडिया में जो है नंबर ऑफ सुसाइड्स जो है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 1.71 लाख पीपल जो है वो सुसाइड से मरे 2022 में, जो कि हाईएस्ट एवर रेट रहा 12.4 पर 1 लाख पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ये फिगर्स भी जो है ऑफ कोर्स जो एनसीआरबी का डेटा है वो अंडर एस्टिमेटेड है। बहुत सारी सुसाइड्स तो जो है वो रिपोर्ट भी नहीं होती हैं, और इस डेटा के मुताबिक ही अगर हम जाएँ तो 41% जो जितनी भी सुसाइड्स हुई हैं वो यंग पीपल की हुई हैं, बिलो द एज ऑफ 30। इसका मतलब यूथ जो है वो हर 8 मिनट में इंडिया में सुसाइड कर रहा है। और यंग वुमेन में लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है सुसाइड। ठीक है, सुसाइड जो है यंग लोगों में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिलियल और सोशल कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जो है वो बढ़ रही है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, पेरेंटल प्रेशर, ओवर एक्सपेक्टेशन, एकेडमिक स्ट्रेस, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़, ये सारे जो हैं रिस्क फैक्टर्स हैं यूथ सुसाइड के। कुछ सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अरेंज या अर्ली मैरिजेस, यंग मदरहुड, लो सोशल स्टेटस, डोमेस्टिक वायलेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ये सब भी जो हैं वो सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं। मीडिया का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया का इंटरनेट यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यंग में, तो मीडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है वो वल्नरेबल और यंग माइंड के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालता है। तो सॉल्यूशंस क्या हैं इसके लिए? ऑफ कोर्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, मेंटल डिस्ट्रेस की, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना और सोसाइटल चेंजेस लेकर आना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिड्यूस करने के लिए सुसाइड को 10% 2030 तक एक प्रोग्राम भी निकाला 2022 में। ठीक है, जिसको नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी कहते हैं। और इसमें कहा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूथ क्लब्स, स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स जो है इन सब को लीवरेज किया जाए ताकि मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज़ या बिहेवियरल एडिक्शंस को रोका जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़ीरो ऑर्बिटल डेब्री माइलस्टोन ऑफ इसरो। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने जो है PSLV C58 या एक्सपोसैट मिशन के साथ कहा है कि वो प्रैक्टिकली ज़ीरो डेब्री जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर आए हैं। ठीक है, तो इसरो का कहना है कि जो लास्ट स्टेज थी PSLV की मिशन की, वो एक ऑर्बिटल स्टेशन उसमें का हमने बना लिया, उसका यूज़ किया पोएम 3 नाम से, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। तो पोएम जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है, एक इनएक्सपेंसिव स्पेस प्लेटफॉर्म, जो कि 4th स्टेज होता है हमारे PSLV रॉकेट का, उसका ही यूज़ करते हुए ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म उसका बना लिया गया। ठीक है, तो पहली बार 2022 में इसको यूज़ किया गया। इसरो का जो PSLV C58 मिशन है 2024 में लॉन्च होना है ऑफ कोर्स। इसमें जो है 2024 में लॉन्च हुआ है, जो उसमें एक्सपोसैट सैटेलाइट जो है वो 650 किलोमीटर के डिज़ायर्ड ऑर्बिट में जो है वो प्लेस की गई। और पोएम पोएम 3 जो है उसकी अचीवमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि जो स्पेस डेब्री है उससे सेवरल स्पेस असेट्स जो है वो बहुत रिस्क हो जाता है, और कैसलर सिंड्रोम मतलब कि बहुत ज़्यादा डेब्री क्रिएट होती रहती है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन जो है वो होती रहती है, तो उससे जो है डेब्री और ज़्यादा क्रिएट होता रहता है। तो कोई लॉ है? करंटली कोई लॉ भी नहीं है जो कि स्पेस डेब्री से डील करता हो। स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस जो है UN द्वारा एंडोर्स्ड है, बट ऑफ कोर्स वो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है अबाइड करें या ना करें, उसको कोई लीगल जो है वो एनफोर्समेंट नहीं है। सारी कंट्रीज़ जो हैं अपने अपने ऑर्बिटल डेब्री प्रोग्राम जो है वो लेकर आ रही हैं, जैसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान। इंडियन स्टार्टअप जो है मानस्तु स्पेस जो है वो टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहा है, जैसे इन स्पेस रिफ्यूलिंग, डी ऑर्बिटिंग ऑफ ओल्ड सैटेलाइट लाइफ एक्सटेंशन, ताकि जो है स्पेस डेब्री जो है वो पीछे रहे ही ना। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए और आपके इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज को एड्रेस करते हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने कहा है कि जो फोर्स है वो हमेशा ब्लैक स्वैन इवेंट्स के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये कभी भी हो सकती हैं।
तो जबकि ब्लैक स्वैन इवेंट्स जो है वो रेयर अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स होती हैं और एक सरप्राइज़ की तरह आती हैं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर छोड़ कर जाती हैं। इसके 3 डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स होते हैं। एक तो एक्सट्रीमली रेयर होती हैं, सिवियर इम्पैक्ट छोड़ती हैं ये, और ये जब हो जाती हैं तब हाइंडसाइट में जब देखने पर लगता है कि इसके प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस एग्जिस्ट करते थे। तो डिसरप्टिव होती हैं ऑफ कोर्स ये, चाहे इकोनॉमी हो, इंडस्ट्री हो, सोसाइटी हो, ये सब इवेंट्स जो है वो डिसरप्ट करती हैं उनको। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, बिजनेस ऑपरेशंस और एवरीडे लाइफ में। तो ये इवेंट्स जो है वो हाई लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी भी इंट्रोड्यूस करती हैं। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग जो है चैलेंजिंग बना देती है इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स के लिए। वल्नरेबिलिटीज़ को रिवील करती हैं सिस्टम्स में, जो कि प्रीवियसली सोचा गया था कि रॉबस्ट या फिर रिजिलियंट हमारे सिस्टम्स हैं। ये वीकनेसेस को भी एक्सपोज करती हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। और जब भी ये ब्लैक स्वैन इवेंट होती है तो एक रीअसेसमेंट की जाती है रिस्क की अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, ठीक है। तो ब्लैक स्वैन इवेंट्स के रिस्पांस में गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो नई तरह की रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ लेकर आती हैं उसके बाद, और उसके बाद जो है एक चेंज देखने को मिलता है कंज्यूमर बिहेवियर में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ में, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें ब्लैक स्वैन इवेंट्स की, तो जो .com बबल था साल 2000 का, जिसके बाद बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो है वो क्रैश हो गई थी। टेररिस्ट अटैक्स जो 9/11 के थे, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, ब्रेग्जिट, कोविड-19 पैंडमिक, ये सब ब्लैक स्वैन इवेंट्स हैं जिनको किसी ने पहले सोचा नहीं था और एकदम से हो गई थी बस, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है लाइफ लोगों की पर्टिकुलरली चेंज हो गई थी। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि हमेशा प्रिपेयर रहो ब्लैक स्वैन इवेंट्स के लिए, जबकि ब्लैक स्वैन इवेंट्स की तो मीनिंग ही ये है कि वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, है ना। तो इसीलिए कहा है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहो। क्रॉस फंक्शनल सिनर्जी की इंपॉर्टेंस जो है वो लाने को कहा गया है कि थ्रेट्स को असेस करो, स्ट्रेटजीज आर्टिकुलेट करो, और विद इन नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी रहो। वॉरफेयर को एक्सपैंड करो, स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब डोमेन्स में भी 2024 जो है वो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का ईयर होना चाहिए हमारी इंडियन जो है फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएस चाइना ट्रेड फाइट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेजर सेक्रेटरी, जो वहाँ के यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनको हम ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, जैनेट येलन, वो भी चाइना में विजिट किया था उन्होंने, और चाइना के साथ वो एक फ्लैश पॉइंट आ गया है ट्रेड फाइट में, इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन का और अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक डेकेड से चाइना अपनी जो है ईवीज़ की जो ऑटो मेकर्स हैं उनको सब्सिडाइज़ कर रहा था, और चाइना ने एक सब्सटेंशियल कार इंडस्ट्री बना दी है जो कि 60% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स को अब अकाउंट कर रही है। लगभग 10 मिलियन मोर ईवीज़ चाइना बना रहा है अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन से भी ज़्यादा। तो मतलब ऑफ कोर्स ये सब वो बाहर ही बेचने के लिए बना रहा है बाकी कंट्रीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोलर पैनल्स हो गए, बैटरीज हो गई, बाकी की जैसे ट्रेडिशनल एरियाज़ जो स्टील थे उनके अलावा सोलर पैनल्स, बैटरीज, इन सब को भी जो है वो चाइना इंडस्ट्री उनकी सब्सिडाइज करके बना चुका है, जो अब वो बाकी के कंट्रीज़ में सेल करना चाहता है। चाइना जो है अपनी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बना चुका है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, और वो आउटसाइड मार्केट ढूंढ रहा है। उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो चाइना का जो BYD है, बाइड, वो टेस्ला के साथ कम्पीट करता है इलेक्ट्रिक कार्स में, और उनकी प्राइस जो है चाइनीज़ ऑटो मेकर का वो इतना कम है, मतलब $14,000 कितने हुए, 11-12 लाख रुपए के आसपास हुआ, जो कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है यूएस कार मेकर्स को। जो टेस्ला है वो आपकी 40-50 लाख के आसपास मिनिमम पड़ती है ना। तो उसकी कंपैरिजन में 11-12 लाख में अगर आपको चाइनीज़ कार मिल रही है उसके लेवल के कंपैरिजन की, तो ऑफ कोर्स टेस्ला को इनके साथ कम्पीट करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अब ऐसा ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि चाइना ने हेविली सब्सिडाइज़ किया है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को। यूएस करंटली 25% टैरिफ्स लगा रहा है चाइना के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, लेकिन फिर भी वो टेस्ला के साथ कम्पीट करने में प्राइस के कंपैरिजन वो नहीं कर सकता टेस्ला इनके साथ कम्पीट। और हमने ये भी देखा है कि मैक्सिको, जो यूएस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मैक्सिको का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस के साथ, और मैक्सिको के थ्रू जो है ये चाइना ये कार्स सेल कर रहा है यूएस में। चाइना के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स को, तो उस कंटेक्स्ट में वो
यूएस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चाइना ने इवन कंप्लेंट भी फाइल की है डब्ल्यूटीओ में कि बाइडन की जो सब्सिडीज़ हैं इलेक्ट्रिक कार परचेजेस की, वो ट्रेड रूल्स को वॉलेट करती हैं। चाइना की इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ जो 2019 में थी वो डबल थी एज़ कम्पेयर टू यूएस का जो सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इस टाइम पे करंटली चाइना जो है अपनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को हैविली सब्सिडाइज करता है अपने सिटीजन्स की कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो चाइना ने कुछ कमिटमेंट नहीं दिया कि वो अमेरिकन कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है ऑफ कोर्स तो एक वर्ल्ड लेवल पर ये ट्रेड वॉर चलेगी। और रैपिड एक्सपेंशन जो है ईवी प्रोडक्शन की जो है वो प्राइस वॉर्स भी स्पार्क कर रही है, और जिससे क्या होगा कि कई तरह के जो मेकर्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, टेस्ला के पास तो फाइनेंशियल बैकिंग है, लेकिन कई ऐसे ईवी प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास उतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स इसमें जो है वो हार जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं TSAT 1A, टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने रिसेंटली सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट TSAT 1A स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिकल सब मीटर रेजोल्यूशन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने कोलैबोरेशन के साथ बनाया है लैटिन अमेरिकन कंपनी सेटेलॉजिक इंक्लूसिव के साथ मिलकर। इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट द्वारा, और ये मिलिट्री ग्रेड इमेजरी जो है अर्थ के सरफेस की विद सब मीटर रेजोल्यूशन जो है ये कैप्चर कर पाएगा। मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ दोनों ही इक्विप्ड है इसमें। ग्रेटर कलेक्शन कैपेसिटी, वाइडर डायनामिक रेंज, लो लेटेंसी डिलीवरी ऑफ डेटा, ये सब जो है वो कर पाएगा। इस सैटेलाइट जो है का यूज़ इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और इस इंफॉर्मेशन को फ्रेंडली नेशंस के साथ शेयर करने में जो है वो यूज़ किया जाएगा। इंडिया के पास कई तरह की मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स हैं जो इसरो ने बनाई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई जा रही एक स्पाई सैटेलाइट भी इंडिया लॉन्च कर चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीस क्लॉज एट WTO। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने पीस क्लॉज जो है इन्वोक किया है WTO में 5th कंसेक्यूटिव टाइम पे, क्योंकि जो सब्सिडी लिमिट है राइस की वो क्रॉस हो चुकी है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा, जो हम फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ MSP वगैरह। तो पीस क्लॉज क्या है, WTO मेंबर जो हैं वो अगर प्रिस्क्राइब्ड सब्सिडी सीलिंग से बढ़ जाते हैं डेवलपिंग नेशंस, तो ऑफ कोर्स उनको ये डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम में उनको कोई कंट्री ना लेकर जाए, उसके लिए उनको ये पीस क्लॉज इन्वोक करना पड़ता है। तो सब्सिडीज़ अगर 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो 1986 और 1988 के टाइम पर जो प्रोडक्शन की वैल्यू थी, अगर उससे 10% ज़्यादा हो जाती है फूड सब्सिडी बिल की किसी भी कंट्री की, तो वो ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को वॉयलेट करते हैं। तो बाली मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2013 में कहा गया था कि जब तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता, एक इंटरिम मिल जाता, तब तक एक इंटरिम मेजर है कि कंट्री जो है वो जिसने 10% की सीलिंग को क्रॉस कर दिया है डेवलपिंग नेशन ने, वो पीस क्लॉज इन्वोक करे और फिर उसके खिलाफ, उस पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ जो है कोई कंट्री जो है वो आपके डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम में नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन ये पीस क्लॉज इन्वोक करना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए जो है बहुत जो है नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कई तरह की कंडीशंस होती हैं। आपको ये प्रूव करना होता है कि हमारा जो ये सब्सिडी देने का मीनिंग ये नहीं है कि हम ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, और फूड सिक्योरिटी जो है दूसरी कंट्री के जो हम नेशंस की जो है वो वॉलेट या अफेक्ट नहीं करेंगे। ये सब आपको प्रूव करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के पीस क्लॉज इन्वोक करके जितनी भी सब्सिडी देता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक मनी लॉन्ड्रिंग केस को क्वैश किया है और कहा है कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है और कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं दिख रही है, तो इसलिए इसको क्वैश कर दिया गया है। प्रेडिकेट ऑफेंस एक वैसा क्राइम होता है जिसमें जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्रिमिनल एक्टिविटी के से। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई क्राइम में सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है प्रेडिकेट ऑफेंस में, बल्कि उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है कि उससे डिराइव जो बेनिफिट्स हैं उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके या उसका आगे यूज़ ऑर्गेनाइज क्राइम में किया जा सके। तो बेसिकली अंडरलाइंग क्रिमिनल एक्ट जो है उससे जो प्रोसीड्स निकलते हैं या उससे जो फंड्स निकलते हैं उसको आगे की इलीगल एक्टिविटी में अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, ठीक है। तो प्रेडिकेट ऑफेंस को जनरली मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो PMLA डील करता है इन ऑफेंसेस से
इन प्रेडिकेट ऑफेंसेस से। तो पीएमएलए के अंदर पार्ट ए, बी, सी 3 तरह के ऑफेंसेस होते हैं। पार्ट ए डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, काउंटर फीटिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड एट्सेट्रा। पार्ट बी में वो ऑफेंसेस होते हैं जो कस्टम्स एक्ट से रिलेटेड होते हैं। पार्ट सी में वो ऑफेंसेस होते हैं जो जिनके क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे आप विलफुल इवेजन ऑफ टैक्सेस कर रहे हो, पेनल्टीज़ कर रहे हो, ब्लैक मनी से रिलेटेड अगर कोई आपके जो है ऑफेंसेस हैं तो वो पार्ट सी में कवर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स, जिसमें कि मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कह सकते। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is high suicide rate among youth. This topic is important for your social issues. So suicide in the young is becoming a major public health concern for India, because it is a loss to not just families and society, but also to the economy and future of our country. So suicide is a tragic and untimely loss of human life, because it is a conscious, deliberate act. India has the dubious distinction of having the highest number of suicides in the world. NCRB data of 2022 reports that almost 1.71 lakh people died by suicide during this period, which is the highest ever rate of 12.4 per 1 lakh population. So what are the main concerns about the above data? The figures are underestimated, of course. Unfortunately, 41% of all suicides are by young people, and suicide is the leading cause of mortality for young women in India. So what are the factors which are responsible for suicides among Indian youth? Suicide in young people is the result of interaction between biological, psychological, familial, and social cultural factors. The most commonly reported risk factor is mental health problems, competitive examinations, parental pressure, over expectation, academic stress, alcohol and substance abuse. So these are the risk factors in youth suicide. But there are socio-cultural factors also, like arranged and early marriages, young motherhood, low social status, domestic violence, economic independence. These are well documented factors. So what is the role played by media or social media in youth suicide? So in the last 2 decades, we have witnessed a marked increase in internet use among the youth, and the media has also had a strong influence on vulnerable young people. Sensational reporting of suicide, particularly by a celebrity, is being followed by increased suicidal behavior in our society. So what are the solutions? So problem solving lessons for youth, early identification of mental distress, adopting a healthy lifestyle, educational reforms, societal changes need to be addressed. The government has also launched this national suicide prevention strategy for India by the health ministry in 2022, with the objective of reducing suicide by 10% by 2030. So this strategy has recognized leveraging educational institutions, youth clubs, so school health ambassadors to promote mental health and reduce substance and behavioral addictions. So the next topic is zero orbital debris milestone of ISRO. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has said that its PSLV C-58 or EXPOSAT mission has practically left zero debris in Earth's orbit. So how was this made possible? So according to ISRO, the last or the fourth stage of PSLV, which was used in the mission, was transformed into a kind of orbital station, POEM-3, or the PSLV Orbital Experimental Module 3. It has been developed by Vikram Sarabhai Space Center, and it's an inexpensive space platform. POEM uses the spent fourth stage of a PSLV rocket as an orbital platform. POEM was used for the first time in PSLV C-53 mission in 2022 as a stabilized platform to conduct in-orbit scientific experiments with a variety of payloads. So what has POEM-3 achieved? So ISRO's PSLV C-58 mission, which was launched in 2024, successfully deployed the EXPOSAT satellite in its desired orbit of 650 kilometers. So why is POEM-3's achievement significant? So space debris poses a risk to several space assets and also leads to the Kessler syndrome, which means creation of more debris due to cascading collisions resulting from one collision to another. Okay, so is there any currently international law which is pertaining to space debris? Of course, there are no international space laws per se, but there are some guidelines
which have been endorsed by the UN in 2007. It is called the Space Debris Mitigation Guidelines of 2002. So NASA has also instituted its orbital debris program in 1979, with followed by, of course, European Space Agency, Japan, and even an Indian startup is named Manastu Space is working on technologies like in-space refueling, deorbiting of old satellites, and satellite life extension to deal with the problem of space debris. Okay, so the next topic is black swan events. This topic is important for your social issues and your economy section also. So while addressing the Defence Services Staff College in Wellington, Army Chief General Manoj Pandey has called upon the force to be always prepared for black swan events. Of course, it is an oxymoron. Why? Because black swan events are very unpredictable, so you cannot be prepared for them. But that's the challenge. You have to expect the unexpected. So a black swan event is a rare, unpredictable event which comes as a surprise, and it has a significant impact on the society or the world. So there are three distinguishing characteristics: that they are extremely rare, they are outside the realm of regular expectations, they have a severe impact after they hit, and they seem probable in hindsight when plausible explanations appear. So, black swan events can disrupt economies, industries, societies on a large scale. They can also cause sudden and unexpected changes in financial markets, business operations, and everyday life also. These events introduce high levels of uncertainty because they are difficult or impossible to predict using conventional methods. This uncertainty can also make planning and decision making challenging for individuals, organizations, and governments. Black swan events often reveal vulnerabilities in systems which were previously thought to be robust or resilient. They expose the weaknesses in risk management practices, and they also highlight the need for greater preparedness and resilience. So, after a black swan event occurs, there is often a reassessment of risk across various domains. After the black swan event happens, governments and regulatory bodies introduce new regulations or policies to prevent similar events in the future or mitigating their impact. People and organizations also adapt to the new reality like we had after COVID. The changes in consumer behavior, investment strategies, and risk management practices are also witnessed. So there are several examples of black swan events in the world, like the dot-com bubble in 2000, in the year 2000, when many internet-based companies plummeted after a period of rapid growth. The 9/11 attacks, the 2008 financial crisis, Brexit, COVID-19 pandemic, all are the examples of black swan events. So this is what Army Chief has said, that always be prepared for the black swan events and expect the unexpected. He has also highlighted the weaponization of technology across various domains, from information to supply chains. He has also emphasized on the importance of cross-functional synergy among the three services to effectively assess threats, articulate strategies, and respond appropriately within the national security framework. He has also said that there is a need for expansion of warfare into new domains, including space, cyber, electromagnetic spectrum, and information technology. He has also shed light on Indian Army's ongoing transformative initiatives, particularly emphasizing the force's approach in making 2024 as the year of technology absorption. So the next topic is US-China trade fight. This topic is important for your economy section, and also our international relations. So Treasury Secretary, which is the Finance Minister of US, Janet Yellen, has recently visited China, and the both countries discussed about the new and emerging trade wars between US and China with respect to electric cars and other green technologies. So what has happened is that after more than a decade of subsidizing its automakers, China has built a substantial car industry which accounts for 60% of global EV sales. So Chinese companies are producing as many as 10 million more EVs annually than they are selling domestically. So of course, these cars are meant to be sold overseas. Apart from that, various other industries like solar panels, batteries, and other traditional industries like steel are being over subsidized by the Chinese government. Chinese are also building up capacity in many other industries. If you want to have an example, then you can see that Chinese automaker BYD, which is the largest EV maker of China, has introduced an electric SUV at the
cost of just $14,000, which is about 11 lakh rupees. And if we compare it with Tesla, it is about 50 to 55 lakh rupees, uh, uh, if we convert it in rupees, of course, the dollars and rupees. So US currently has 25% tariffs on cars from China, because otherwise the US car industry or US EV industry would collapse while competing with the Chinese ones. But still, what is happening is that Mexico has a free trade agreement with US, so China is using this route to get into US market. Instead, China has raised concerns that Biden administration's financial support to clean energy and semiconductor producers is violating trade rules, and China has even filed a complaint regarding the same at WTO with respect to Biden's subsidy for electric car purchases. China's industrial subsidies in 2019 were double as that of the size of the US support as per 2022 figures. So China has subsidized the production of goods with little spur in consumption by its own citizens. So of course it was all meant to spur the exports. Okay, China has not committed any steps to address the American concerns, and of course there is a possibility that this trade war will intensify in the coming times. The rapid expansion of EV production has sparked fierce price wars between US and China, and this is expected to drive many of the makers out of business, especially those who do not have the necessary financial backing to sustain the competition. Okay. So the next topic is TSAT 1A. This topic is important for your science and tech section. So Tata Advanced Systems Limited has recently announced the successful deployment in space of its sub-meter resolution optical satellite TSAT 1A by SpaceX Falcon 9 rocket. So it is an optical sub-meter resolution Earth observation satellite which has been built by Tata Advanced Systems Limited in collaboration with Latin American company Satellogic Inclusive. So it was launched recently by SpaceX Falcon 9 rocket from Kennedy Space Center, Florida. So TSAT 1A would be able to capture military-grade imagery of Earth's surface with sub-meter resolution. It has been equipped with both multispectral and hyperspectral imaging capabilities. So TSAT 1A boasts greater collection capacity, a wider dynamic range, and low latency delivery of data. Okay, so this satellite will be used by Indian Defence Forces to gather discrete information, and this information will be shared with friendly nations as well. Okay, India has a few military spy satellites built by ISRO, but this is the first such initiative in the private sector. So the next topic is peace clause at WTO. This topic is important for your science and economy section. So India has invoked the peace clause at WTO for the 5th consecutive time because we have breached the prescribed subsidy limit for the rice offered to its farmers. So what is peace clause? Peace clause allows the WTO members from being challenged under the if they breach the prescribed subsidy ceiling, especially if they are a developing nation. So subsidies over and above the prescribed ceiling are seen as trade distorting by WTO, especially under the global trade norms of a WTO member country's food subsidy bill should not breach the 10% limit of value of production based on the reference price of 1986 to 1988. So because India has been seeking the amendments to this formula as an interim measure at Bali Ministerial Conference in December 2013, an interim measure was put in place called this peace clause, so that until there is a permanent solution to this food stockpiling issue, peace clause can be invoked by developing countries so that the other countries do not drag that country into dispute settlement forum of WTO. But this peace clause invocation is not very easy. The member state has to follow onerous notification requirements, and numerous conditions are there. They have to prove that these subsidies are not meant to distort global trade, and these subsidies will not affect food security of other members as well. Okay. So the next topic is predicate offense. This topic is important for your governance section. Supreme Court has recently quashed a money laundering case after noting that there was no predicate offense in the case and no proceeds of crime in it. So what is a predicate offense? So it's a crime
in which the crime is committed not just as a standalone criminal activity, but the crime is very complex, and the funds generated after that crime will be used for money laundering and or other organized crime. So the underlying criminal act is not a standalone thing, but the generates you the proceeds or the funds will be which will be generated out of this particular criminal activity are being used for the subsequent illegal activity vis-a-vis money laundering or terrorist financing activities. So the legislative intent behind the predicate offences under PMLA can be seen through the pursuit of curbing not only illicitly gained wealth but also income that is illegally acquired yet concealed from the eyes of public authorities. So PMLA has certain offences as predicate offences marked under Part A, B, and C. Under Part A, there are offences like criminal conspiracy, waging war against the government, counterfeiting, extortion, robbery, etc. In Part B, the offences under the Customs Act are covered. Under Part C, offences of cross-border implications are covered, but there are also offences like willful evasion of taxes, penalties, or interest under the Black Money Act. Supreme Court has held that if there is no predicate offense, there are no proceeds of crime, then there cannot be money laundering. Okay, so predicate offense, establishing a predicate offense is a important uh, feature before money laundering case can be proceeded. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.